वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है 69 बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो 30 सितंबर को होने जा रहा है। तो किसी भी एग्ज़ाम में टेस्ट सीरीज का एक अपना ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। बीपीएससी का जो भी टेस्ट सीरीज होगा हम आपको अपने चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करने का पूरी कोशिश करेंगे। तो ये जो टेस्ट है वो ध्येय आईएएस का टेस्ट है, जो कि 69 बीपीएससी पीटी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। प्रीवियस ईयर को ध्यान में रख के ये टेस्ट बनाया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं 68 बीपीएससी में जो पैटर्न था आपका, 3 ऑप्शन थे और उसमें डी जो ऑप्शन था वो मोर देन वन ऑफ द एबव था और ई जो था वो नन ऑफ द एबव था। तो उसी को ध्यान में रख के ध्येय आईएएस ने ये अपना टेस्ट सीरीज डिज़ाइन किया है। तो मोस्टली इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको एक ओवरव्यू पता चलता है, एक आइडिया लगता है कि किसी भी एग्ज़ाम में किस डेप्थ तक या किस डायमेंशन में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये जो 69 बीपीएससी के लिए जो ध्येय आईएएस का पहला टेस्ट है वो बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ही बेस्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। कि आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो बाइलिंगुअल देखने को मिलेगा। तो हम अपनी सुविधा के अनुसार इंग्लिश में भी पढ़ेंगे और हिंदी में भी पढ़ देंगे, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आपको लगेगा कि नहीं इंग्लिश में नहीं समझ में आया तो उसे हम हिंदी में पढ़ेंगे, और जो क्वेश्चन हिंदी में नहीं समझ में आएगा उसे हम इंग्लिश में भी पढ़ देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो करंट अफेयर्स का बीपीएससी के एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि डायरेक्टली 25 से 30 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से रहता है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो अक्टूबर 2022 में द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा वर्ष 2022 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो 2022 का जो अर्थशास्त्र में यानी कि इकोनॉमिक्स में जो नोबेल मिला था वो 3 लोग को मिला था। वो थे वेन एस वर्नानिके, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डाइविक। तो आपको पुरस्कार यानी कि अवार्ड वगैरह भी अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि अक्टूबर 2022 में किस भारतीय अधिकारी को अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन की हवाई परिवहन समिति का अध्यक्ष चुना गया। तो ये किसे चुना गया था? डॉक्टर शिफाली जुनेजा को, जो कि नागर विमानन संगठन की हवाई परिवहन समिति की अध्यक्ष थी। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है भारत ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ मिलकर ऊर्जा भंडारण कार्यबल का शुभारंभ किया है। तो ये किस राज्य के साथ किया है? अमेरिका के साथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। चौथा क्वेश्चन है आपका, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस राज्य में तराई हाथी रिजर्व की स्थापना को मंजूरी दी गई है। तो ये जो तराई हाथी रिजर्व है वो कहाँ है? वो उत्तर प्रदेश में है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पाँचवा कि अक्टूबर 2022 में द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी द्वारा वर्ष 2022 हेतु नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ये 3 लोग को मिला है। तो ये एलिस बियालियात्स्की, दूसरा जो है हमारा रूसी संगठन मेमोरियल, और तीसरा यूक्रेनियन संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़। तो ये भी 3 लोग को मिला है। तो जैसा कि आप पहला क्वेश्चन में देखे थे, जो इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ था वो भी 3 लोगों को मिला था, और शांति पुरस्कार भी 3 लोग को मिला था। तो एग्जामिनेशन में आपको इस तरीके से थोड़ा सा रिलेट करके याद करना पड़ेगा, ठीक है। 6 आपका क्वेश्चन है, दुर्गावती टाइगर रिजर्व जिसे हाल ही में अधिसूचित किया गया है वो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। तो दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो वो है मध्य प्रदेश में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एमपी, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, हाल ही में 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है। तो 2020 का दादा साहेब पुरस्कार किन्हें मिला था? वो आशा पारेख थी, उनको मिला था। आशा पारेख कौन है? तो ये एक प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री थी, ठीक है, इनको मिला है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 24 सितंबर 2022 को किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो देख रहे हैं क्वेश्चन किस तरीके का है। सितंबर यानी कि दिसंबर में जो एग्ज़ाम था तो लगभग सितंबर से क्वेश्चन
पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 1 साल का करंट अफेयर्स या 1 साल से प्लस 1.5 साल का करंट अफेयर्स आपको कवर करना ही पड़ेगा। तो किस भारतीय खिलाड़ी ने संन्यास लिया 24 सितंबर 2022 को? तो ये जो आंसर हो जाएगा वो आपका झूलन गोस्वामी हो जाएगा। झूलन गोस्वामी एक बहुत अच्छी इंडियन विमेन क्रिकेट टीम की बॉलर है। ठीक है, 9th क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किया गया है? तो माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन महाराष्ट्र सरकार ने किया है। इस सिस्टम के थ्रू क्या होगा, जो भी माइग्रेंट पीपल होंगे उनको ट्रैक किया जाएगा और उन्हें जो भी बेनिफिट होगा वो प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 26 से 28 अक्टूबर तक इंडिया स्पेस कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये कहाँ किया गया था? ये नई दिल्ली में किया गया था। ठीक है, ये 1 लाइनर टाइप क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने C-295 यानी कि C-295 परिवहन विमान निर्माण सुविधा, ठीक है, C-295 परिवहन विमान निर्माण सुविधा की आधारशिला कहाँ रखी? ठीक है, फाउंडेशन स्टोन कहाँ रखे थे? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात के बड़ोदरा में। तो आपको ध्यान रखना है कि गुजरात में भी कहाँ? बड़ोदरा में, यानी कि इसका सही आंसर है बड़ोदरा, गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 12 नंबर का कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने समृद्धि 2022-23 योजना की शुरुआत की है? तो न्यू दिल्ली है। ठीक है, तो इसका आंसर दिल्ली हो जाएगा। समृद्धि 2022-23 योजना जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के जो थे उस समय विनय कुमार सक्सेना द्वारा लॉन्च किया गया था। इसके थ्रू क्या होगा कि जो भी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ऑनर है उनको प्रॉपर्टी टैक्स से छुटकारा मिलेगा, यानी कि वो प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देंगे। तो नाम योजना का समृद्धि 2022-23 है, लेकिन ये किससे रिलेटेड है ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये प्रॉपर्टी टैक्स से रिलेटेड है, ये इतना आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर भारत का पहला फिश म्यूजियम बनाने का निर्णय लिया है? तो ये पहला है भारत का, तो इम्पॉर्टेंट है। कोई भी चीज़ भारत का पहला या दुनिया का पहला इम्पॉर्टेंट ही होता है। ठीक है, तो भारत का पहला फिश म्यूजियम, तो ये कहाँ बनेगा आपका? ये बनेगा अरुणाचल प्रदेश में। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, 14 क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में सरस फूड फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है कि जो सरस फूड है इसका आयोजन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। लेकिन पूछा है कि किस मंत्रालय द्वारा ये आयोजित किया गया था? तो इसका जो मंत्रालय होगा वो होगा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, और या आप उसे ग्रामीण विकास मंत्रालय भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 15 क्वेश्चन है आपका कि अक्टूबर 2022 में किस राज्य ने बच्चों के खिलाफ साइबर क्राइम को रोकने के लिए कुंजम मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया है? तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये करंट अफेयर्स। तो कुंजम मोबाइल ऐप जो है ये आपका केरला गवर्नमेंट ने शुरू किया है। तो इसके थ्रू क्या होगा? कुंजम मोबाइल एप्लीकेशन से जो भी साइबर क्राइम बच्चों के खिलाफ होते हैं उन पे रोक लगेगा। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस फिल्म को FIPRESCI द्वारा सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया है? इसे आप इंग्लिश में देख सकते हैं। रिसेंटली विच फिल्म वाज डिक्लेयर्ड द बेस्ट इंडियन फिल्म ऑफ ऑल टाइम बाई FIPRESCI। इसका फुल फॉर्म जानना उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस इतना आप जानिए कि रिसेंटली किस मूवी को बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला है, किस कैटेगरी में? तो इन क्रिटिक्स के कैटेगरी में। ठीक है, तो FIPRESCI क्या है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स इसे कहते हैं। ठीक है, तो ये किस मूवी को मिला है? ये मिला है पाथेर पंचाली को, जो कि सत्यजीत रे के निर्देशन में मूवी बना था। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2022 में किस संस्थान ने भारत के पहले स्वदेशी ओवरहॉशर मैग्नोमीटर का विकास किया है? तो पहला है और इंडिजीनियस है, यानी कि स्वदेशी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो
जाएगा, तो 17 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारतीय भू चुंबकत्व संस्थान IIG, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म। कहाँ है? तो ये मुंबई में है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में किस संस्था ने साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी का आयोजन किया है? रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज द साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज सिनर्जी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ई, क्योंकि इसका जो आयोजन किया था वो सिंगापुर का साइबर सुरक्षा एजेंसी किया था। तो ऑप्शन में जैसा कि आप देख रहे हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, तो ये नहीं होगा, वायुसेना नहीं होगा, DRDO नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। ठीक है, आपको ई ऑप्शन का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर स्मार्ट टीचिंग तथा 5G इंटरनेट सर्विस स्मार्ट क्लासरूम के जरिए शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की है? तो ये कहाँ शुरुआत हुआ है? गुजरात के गांधीनगर में। तो देखिए ऑप्शन में दो गुजरात है, ठीक है, लेकिन गुजरात में भी कहाँ? तो गांधीनगर में। तो 68 BPSC में जैसा कि आपने देखा था, अगर आप 68 BPSC का क्वेश्चन एनालाइज कीजिएगा तो थोड़ा सा जो कमीशन है वो डीपली पूछने लगा है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि अगर गुजरात अगर हम पढ़े हैं तो गुजरात में कहाँ? तो वो गांधीनगर। ठीक है, इस क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि हाल ही में किस राज्य में भगवान शिव की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है? ये जो है राजस्थान में किया गया है, नाथद्वारा में। ठीक है, तो इसका जो ऊंचाई है आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि 369 फीट इस मूर्ति का ऊंचाई है, और ये जो 20 किलोमीटर दूर से ही आप भगवान शिव की प्रतिमा का दर्शन कर सकते हैं। तो दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतिमा है, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है भगवान शिव का। ठीक है, तो नाथद्वारा राजस्थान याद रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में कौन सा राज्य प्रथम पे रहा? तो कौन सा राज्य जो है वो फर्स्ट रैंक पे रहा जो कि बेस्ट परफॉर्म किया है अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के तहत? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना 2.0 की शुरुआत की है? तो कौन सा मंत्रालय स्वदेश योजना का शुरुआत किया है, स्वदेश दर्शन योजना का? तो ये है आपका पर्यटन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। इस योजना का क्या है एम कि डोमेस्टिक टूरिज्म को प्रमोट कर सके। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 15 सितंबर 2022 किस महान टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा 15 सितंबर 2022 को ये स्विट्जरलैंड के महान टेनिस खिलाड़ी जो है रोजर फेडरर। ठीक है, तो इन्होंने संन्यास लेने का फैसला कर लिया है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 24, हाल ही में कौन सा राज्य दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क? तो देखिए दुनिया का बड़ा, दुनिया का पहला सब इम्पॉर्टेंट होता है। तो दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है हमारे भारत में, हरियाणा में। ठीक है, तो याद रखिएगा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हरियाणा में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क खुला है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि हाल ही में खबरों में रहे लुहांस्क और दोनेत्स्क किस देश में स्थित क्षेत्र है? जैसा कि आपको पता है रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो यूक्रेन में ये दोनों जगह है, लुहांस्क और दोनेत्स्क। ठीक है, तो इसलिए ये करंट अफेयर्स में आ गया है ये जगह। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो यूक्रेन हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिला में स्थित करकटगढ़ जलप्रपात, यहाँ पे आप देख सकते हैं करकटगढ़ फॉल्स, ठीक है, का विकास पर्यटन स्थल के रूप में किया जाएगा? तो किस जिला में? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कैमूर। तो करकटगढ़ कैमूर में है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार के सारण जिले की किस महिला ने उमलिंगा दर्रे को साइकिल से फतह किया और ऐसा करने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई है? तो दुनिया की पहली महिला बनने वाली कौन है? वो है सविता महतो। ठीक है, तो सविता महतो उमलिंगा दर्रा को पार करने वाली पहली महिला बन गई है।
जो कि बिहार के सारण ज़िले की है, इसलिए ये जो करंट अफेयर्स है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बीपीएससी दे रहे हैं तो बिहार का जो करंट अफेयर्स होता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में किसके द्वारा प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई है। तो टीबी मुक्त भारत अभियान का शुरुआत किसने किया है, तो ये राष्ट्रपति हमारी द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। नेक्स्ट है आपका 2 सितंबर 2022 को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ के रूप में 3 भारतीय शहरों को नामित किया गया है या शामिल किया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर शामिल नहीं है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, नहीं है पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ के रूप में 3 जो शहर हैं वो कौन कौन है, तो वो है त्रिशूल, नीलाम्बुर और वारंगल। तो ये तीनों आपके ऑप्शन में, त्रिशूल, नीलाम्बुर और वारंगल। तो त्रिशूल कहाँ है, ये केरला में है। नीलाम्बुर कहाँ है, तो ये भी केरला में है। और वारंगल कहाँ है, तो ये तेलंगाना में। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि इन तीनों जो शहर है उनको यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ के रूप में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, 30वां क्वेश्चन है कि 21 सितंबर 2022 को भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस कंपनी को महारत्न का दर्जा मिला है। तो ये जो कंपनी है वो है REC लिमिटेड, तो इसे महारत्न का दर्जा मिल गया है 21 सितंबर 2022 को। ठीक है, तो इस तरीके से महारत्न कंपनी अभी प्रेजेंट में एट ए प्रेजेंट 13 है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा कि आप देखिए यहाँ पे 30 क्वेश्चन खत्म होने के बाद 31st जो क्वेश्चन है वो साइंस का है। तो ढेर IAS के टेस्ट सीरीज में 30 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से था। ठीक है, अब साइंस वाला सेगमेंट स्टार्ट होता है, तो साइंस हम लोग इंग्लिश में भी कर लेंगे और हिंदी में भी, जैसा सुविधा रहेगा। आप हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ सकते हैं। तो 31st क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका pH मान जो होता है 7 होता है, यानी कि pH वैल्यू 7 किसका होता है, शुद्ध जल का होता है, क्योंकि एसिडिक जो होता है वो 7 से नीचे होता है और बेसिक जो होता है सॉल्यूशन उसका 7 से ज़्यादा होता है। तो एग्जैक्ट pH 7 किसका होता है, प्योर वाटर का होता है, तो यहाँ पे शुद्ध जल हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो जैसा कि आपको पता है कि न्यूट्रॉन कैसे निकलता है, अगर कार्बन है C6 है, इसका एटॉमिक मास 12 है, तो न्यूट्रॉन कैसे निकलता है 12 - 6। ठीक है, तो इसे ही हम लोग कहते हैं 6, इसमें न्यूट्रॉन है। तो किस में पूछ रहा है कि न्यूट्रॉन नहीं है, तो नहीं किस में है, तो ये हाइड्रोजन में है, क्योंकि जब हाइड्रोजन का आप निकालिएगा तो हाइड्रोजन का होता है 1 परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान 1, तो जब 1 - 1 कीजिएगा तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या आएगा, 0 आएगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, 33 है कि एंगस्ट्रॉम एक इकाई है, तो एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है, आपको भी पता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो एंगस्ट्रॉम जो इकाई है वो है आपका 33 का आंसर ए, तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ का। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। SI यूनिट ऑफ वेवलेंथ क्या होता है, एंगस्ट्रॉम ही होता है। 35 नंबर आपका क्वेश्चन है, 34 नंबर जो आपका क्वेश्चन है वो है कि आवृत्ति को मापा जाता है। तो आवृत्ति मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग किस में नापते हैं, हर्ट्ज में नापते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हर्ट्ज हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि DNA की खोज किसने की थी, तो DNA की खोज आपको पता है कि किसने की थी, DNA की खोज की थी फ्रेडरिक मिशर ने। तो इसमें ऑप्शन में तो है ही नहीं, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ग्रेगर मंडल बिल्कुल भी नहीं, जोहानसन ने बिल्कुल भी नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई। किसने किया था, ये किया था फ्रेडरिक मिशर ने। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन है कि ट्राइग्लिसराइड क्या है, तो ट्राइग्लिसराइड क्या है, तो ये एक फैट है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, फैट हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि EEG, ठीक है, EEG का उपयोग निम्न में से किसकी निगरानी में किया जाता है, तो EEG का मस्तिष्क की निगरानी में किया जाता है। जबकि अगर आपसे पूछे ECG, तो C से क्या होता है, कार्डियो, तो कार्डियो किससे रिलेटेड है, हार्ट से रिलेटेड है, तो इसका हार्ट हो जाता है अगर ECG होता। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि शरीर का तापमान किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो शरीर का तापमान नियंत्रित करने के लिए हाइपोथैलेमस जो है हमारे ब्रेन का एक पार्ट है जो कि नियंत्रण करता है टेम्परेचर, हमारे बॉडी टेम्परेचर को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हाइपोथैलेमस हो जाएगा। ठीक है, 38 का
39 क्वेश्चन है कि सही कथन का चयन कीजिए, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला है कि द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज शॉर्टर देन ऑफ वायलेट लाइट। तो क्या होता है, वायलेट लाइट का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होता है और रेड लाइट का जो होता है वो वेवलेंथ मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पे जो ये है कि वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज शॉर्टर देन दैट ऑफ वायलेट लाइट, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि रेड लाइट हैज़ ए लॉन्गर वेवलेंथ देन वायलेट लाइट। ठीक है, तो ये सही है क्योंकि रेड लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो लॉन्गर होता है। थर्ड आप पढ़िए कि वायलेट लाइट हैज़ इन लॉन्गर, तो ये यहीं पे गलत हो जाएगा क्योंकि वायलेट लाइट का शॉर्टर होता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा कि रेड लाइट का वेवलेंथ लॉन्गर होता है। 40 क्वेश्चन है कि फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि, यानी कि लेग्यूम्स आर हाईली न्यूट्रिशियस बिकॉज दे आर रिच इन प्रोटीन। तो प्रोटीन रिच होने के कारण उनमें बहुत ही पौष्टिकता आती है। ठीक है, लेग्यूम्स, फलियां, बीन्स, ये सब में क्या होता है, प्रोटीन, फाइबर, यही सब होता है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रोमीन होती है। तो ब्रोमीन क्या होता है, ब्रोमीन एक लाल रंग का द्रव्य होता है, रेड लिक्विड होता है। ठीक है, जिसका जो महक होता है वो बहुत ही तीक्ष्ण टाइप का होता है। तो ब्रोमीन ही एकमात्र नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में होता है। तो ये एक्सेप्शन केस है, इसलिए ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो ब्रोमीन होती है लाल द्रव, रेड लिक्विड, और अगर पूछ ले कि ऐसा नॉन मेटल जो कि लिक्विड स्टेट में होता है तो उसका भी आंसर ब्रोमीन ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि कपड़े साफ़ करने के प्रयोग में होने वाले डिटर्जेंट हैं। तो जब कपड़ा साफ़ किया जाता है तो उस डिटर्जेंट में क्या यूज होता है, उसमें कार्बोनेट भी होता है, सल्फोनेट भी होता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक क्या है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है क्योंकि ग्रीन हाउस गैस किसी एक गैस का नहीं होता है, वो बहुत सारे गैस का मिश्रण होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि नीला थोथा रासायनिक रूप से है। नीला थोथा को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, ब्लू विट्रोल। तो ब्लू विट्रोल किसे कहते हैं हम लोग, तो कॉपर सल्फेट को कहते हैं। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट हो जाएगा, जिसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। अगर फॉर्मूला पूछ दिया एग्जामिनेशन में तो क्या होता है, कॉपर सल्फेट या नीला थोथा ब्लू विट्रोल का CuSO4। ठीक है, CuSO4। कॉपर सल्फेट का यूज़ हम लोग कहाँ कहते हैं, तो बहुत सारे दवाई बनाने में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि कोशिका का पावर हाउस होता है। तो कोशिका का पावर हाउस क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ही एनर्जी का फॉर्मेशन होता है और इसे हम लोग एनर्जी करेंसी के रूप में जानते हैं। किसे, तो जो एनर्जी प्राप्त होगा ATP के फॉर्म में, तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, एनर्जी करेंसी। तो अगर पूछ दे कि एनर्जी करेंसी क्या होता है तो ATP मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एनर्जी करेंसी। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 46 नंबर का कि एड्स निम्नलिखित में से किस कारण से होता है। तो जैसा कि आपको पता है कि एड्स जो है वो रेट्रोवायरस के कारण होता है। तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा क्या, वायरस। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन है, तो सोना, चांदी और पारा। तो इसमें सबसे भारी कौन होगा, मरकरी होगा। ठीक है, तो हैवीएस्ट मेटल अमॉन्ग द फॉलोइंग इज क्या हो जाएगा, पारा हो जाएगा। ठीक है, 48 क्वेश्चन क्या है कि टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, वो है, तो वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट तो नहीं होगा, कैल्शियम ऑक्साइड नहीं होगा, तो क्या है, जिप्सम होगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो यूज होता है वो क्या होता है, बेसिकली जिप्सम होता है। तो प्लास्टर के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है जो कि जिप्सम का बना होता है। तो जब जिप्सम को आप 373 केल्विन पे गर्म कीजिएगा तो जितना उसमें वाटर मॉलिक्यूल होगा वो हट जाएगा और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बना देगा, जिससे ही हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। और उसका इस्तेमाल ब्रोकन बोन को बनाने का यूज़ हम लोग टूटी हड्डियों की रक्षा के लिए करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हुए हैं। द्विबंध क्या होता है, डबल बॉन्ड। तो इंग्लिश में आप देखिए कि ए हाइड्रोकार्बन इन विच 2 कार्बन एटम्स आर ज्वाइंट बाई डबल बॉन्ड। एक कार्बन है और डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, एल्कीन कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एल्कीन हो जाएगा। तो आप और भी जान लीजिए कि अगर कार्बन
सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो इसे हम लोग कहेंगे एल्केन, पहला जो ऑप्शन है। डबल बॉन्ड से तो आप देख ही लिए क्या होता है, ये होता है अल्कीन, ठीक है। और जब ट्रिपल बॉन्ड से होगा, ऐसे इस तरीके से ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ये हो जाएगा अल्काइन। तो तीनों आप जान गए, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, सॉरी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड से है तो अल्केन, डबल बॉन्ड से है तो अल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड से है तो अल्काइन, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर 50 कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कह रहा है कि इसमें कौन करेक्टली मैच नहीं है। तो पहला है रेटिनॉल जीरोफिथेल्मिया, ठीक है, टोकोफेरॉल बेरीबेरी, साइनोकोबालामिन एनीमिया। तो इसमें कौन सा सही नहीं पूछ रहा है, तो इसमें कौन सा सही नहीं है, टोकोफेरोल सही नहीं है। क्यों? क्योंकि टोकोफेरोल कौन सा विटामिन होता है, ये सब विटामिन का नाम है। तो विटामिन ई को हम लोग टोकोफेरोल कहते हैं। तो इसलिए विटामिन ई की कमी से बेरीबेरी नहीं होता है, विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी होता है। बाकी रेटिनॉल और साइनोकोबालामिन बिल्कुल सही मैच्ड है, ठीक है। नेक्स्ट है कि बेकेलाइट इज फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ। तो बेकेलाइट का फॉर्मेशन किन दो मटेरियल से मिलके बनता है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड। तब फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के मिलने से वेकेलाइट का फॉर्मेशन होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका 52 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक ड्रग। इसमें से कौन एंटीबायोटिक ड्रग है, तो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर हो जाएगा क्लोरैम्फेनिकॉल, ठीक है। तो ये एंटीबायोटिक ड्रग है। बाकी क्विनीन जो है या कुनैन इसको कहेंगे, हिंदी में आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये मलेरिया का है ड्रग, दवा है, ठीक है। और ये जो है सल्फागुआनाडिन, ये क्या होता है, इंटेस्टाइनल जो इन्फेक्शन होता है उसमें ये दवा काम आता है। तो इसका सही आंसर जो एंटीबायोटिक ड्रग है वो हो जाएगा क्लोराएम्फेनिकॉल, ठीक है। नेक्स्ट है 53 नंबर क्वेश्चन, विच of the following rays or waves is used to know the development of the fetus in the womb। यानी कि गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए कौन से वेव का या तरंग का यूज होता है, तो ये अल्ट्रासाउंड में अल्ट्रासोनिक वेव का यूज होता है। जैसा कि आपको पता है अल्ट्रासाउंड से बेबी का पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 54 नंबर क्वेश्चन, रेडिएशन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मसल पेन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल इससे क्वेश्चन आता ही आता है वेव से, तो आप इसको अच्छा से कर लीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंफ्रारेड। इंफ्रारेड का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, मसल पेन के, मांसपेशियों के दर्द के उपचार में, ठीक है। हिंदी में आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है 55 नंबर क्वेश्चन, द रीजन फॉर द एक्सट्रीम डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो डाइवर्सिटी का क्या कारण है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा म्यूटेशन। म्यूटेशन के कारण ही बहुत सारा डाइवर्सिटी आता है, ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन आपका नेक्स्ट हो जाएगा कि विटामिन ए इज स्टोर्ड इन द ह्यूमन बॉडी। यानी कि विटामिन ए ह्यूमन बॉडी में कहाँ स्टोर होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लीवर में। तो लीवर ही है जो विटामिन ए का सिंथेसिस करता है। और विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रेटिनॉल होता है और इससे नाइट ब्लाइंडनेस भी होता है, ठीक है। और इस विटामिन ए को हम लोग एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं। तो अगर एग्जामिनेशन में आ जाए कि एंटी इन्फेक्शन विटामिन कौन सा है, तो ये विटामिन ए ही है, ठीक है। इसका मेन सोर्स अगर आप विटामिन ए का जाने कि कहाँ से मिलेगा, तो ये दूध से मिलेगा, बटर से मिलेगा, अंडा से मिलेगा, गाजर से मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 57 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड लाफिंग गैस। तो लाफिंग गैस किसे कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को। तो इसे आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका 58 नंबर क्वेश्चन, द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन कार बैटरी। तो कार बैटरी में जो इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है वो क्या होता है, तो वो होता है सल्फ्यूरिक एसिड होता है। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। तो H2SO4 को ही हम लोग किंग ऑफ एसिड भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 59 नंबर क्वेश्चन, नेचुरल रबड़ इज ए पॉलीमर ऑफ। मतलब प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है, तो आप इसे याद कीजिएगा कि प्राकृतिक रबड़ जो होता है आइसोप्रीन का पॉलीमर होता है। तो आइसोप्रीन अगर पूछे कि कैसा सब्सटेंस है, इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है, तो ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक है। तो
आइसोप्रीन के मिलने से ही नेचुरल रबड़ का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है आपका 60 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डज एसिटिक एसिड स्मेल लाइक, यानी कि एसिटिक एसिड का जो सुगंध होता है वो कैसा होता है, या गंध होता है जो कैसा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विनेगर की तरह, क्योंकि एसिटिक एसिड को हम लोग विनेगर भी कहते हैं, विनेगर यानी कि सिरका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिरका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, टू हुम इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। तो 60 तक आपका साइंस का क्वेश्चन था, ठीक है। अब पॉलिटी का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। तो कह रहा है कि राज्य का मंत्री परिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो ये जो उत्तरदायी होता है लेजिस्लेटिव यानी कि विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है, ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी में भी आप देख सकते हैं और इंग्लिश में भी हम आपको करवा रहे हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डिसेंट्रलाइजेशन वाज डन आफ्टर 73rd अमेंडमेंट 4। तो कह रहा है कि 73rd अमेंडमेंट किससे रिलेटेड था, ये पंचायती राज से रिलेटेड था। तो इसमें कह रहा है कि जो 73rd संशोधन हुआ संविधान में, तो जो विकेंद्रीकरण किया गया वो किस लिए किया गया। तो पहला है कि निर्णय लेने की शक्तियों का, पूर्ण व्यवस्था का, न्यायिक शक्तियों का, प्रशासनिक शक्तियों का। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट करने आना चाहिए। तो जो जुडिशियल पावर है ये नहीं होगा, न्यायिक शक्ति का नहीं हुआ था। तो जैसे ही हम ऑप्शन नंबर 3 हटाएंगे तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो क्या बचेगा 1, 2, 4, यानी कि डिसीजन मेकिंग पावर तो सही है, फुल सिस्टम पूर्ण व्यवस्था का ये भी सही है, और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर तो प्रशासनिक शक्तियों का तो ये भी सही है। तो 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 63 क्वेश्चन की रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा इंक्लूड, यानी कि राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व है उसमें शामिल जो प्रतिनिधित्व है उसमें कौन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव। क्यों, क्योंकि इसमें नॉमिनेटेड मेंबर भी होते हैं। तो मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये भी होंगे, मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द सिटीजन्स तो ये नहीं होंगे, मेंबर्स इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द सिटीजन थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव। तो बी और सी सही होने के कारण इसका आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से क्या 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 रिलेटेड है। तो एपेलेट जुरिडिक्शन, ओरिजिनल जुरिडिक्शन और कॉलेजियम सिस्टम, तो ये तीनों रिलेटेड है सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट, पंचायती राज, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 69 बीपीएससी या बीपीएससी के एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। 65 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कंटेस्ट इलेक्शन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन अंडर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो कह रहा है, हिंदी में पढ़ दे रहे हैं, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए। तो आपको पता है न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, 21 वर्ष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 21 ईयर्स हो जाएगा। नेक्स्ट है 66, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डील्स विथ कंटीजेंसी फंड। कंटीजेंसी फंड को क्या कहते हैं हम लोग, आकस्मिकता निधि। तो आकस्मिकता निधि से कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 267, अनुच्छेद 267, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आर्टिकल 267 का जो 1 क्लॉज है इसमें हम लोग कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया किसके कंट्रोल में होता है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, कि कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से जो पैसा निकलता है तो वो किसके कंट्रोल में होता है, ठीक है। 67 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया एडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग। तो यानी कि भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 जुलाई 1947 को हमारा राष्ट्रीय जो ध्वज है, नेशनल फ्लैग, उसे अपना लिया गया था संविधान सभा के द्वारा। 68 नंबर क्वेश्चन है, एट लीस्ट हाउ मेनी टाइम्स इज इट नेसेसरी फॉर द पार्लियामेंट टू मीट इन ईयर, यानी कि एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 बार। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है, वन इम्प्लीकेशन ऑफ इक्वलिटी इन सोसाइटी इज डैट इट, यानी कि समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ है यह है कि उसमें क्या होना चाहिए। तो उसमें विशेषाधिकारों का अभाव होना चाहिए, लैक ऑफ प्रिविलेजेस। जब विशेष अधिकार का अभाव होगा तो वहीं पे समाज में समानता होने का अर्थ पता चलेगा, ठीक है।
नेक्स्ट है 70 नंबर क्वेश्चन, हु अमोंग द फॉलोइंग हैज़ कॉल्ड इंडियन फेडरलिज्म एज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन अक्सर आजकल बीपीएससी में आ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि इंडियन फेडरलिज्म को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जी ऑस्टिन। जी ऑस्टिन ने ऐसा कहा था। 71 नंबर क्वेश्चन है, विच मैगजीन वाज एडिटेड बाई अब्दुल कलाम आज़ाद। तो अब हिस्ट्री का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। तो अब्दुल कलाम आज़ाद इसमें से किस पत्रिका को संपादित किए थे? तो इसका सही आंसर है अल हिलाल को। द कॉमरेड किनका था? मोहम्मद अली जिन्ना का था। और ये जो जमींदार न्यूज़पेपर है ये मौलाना जफ़र अली खान के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका है 72 नंबर क्वेश्चन, वेयर डिड महापरिनिर्वाण ऑफ महात्मा बुद्ध टेक प्लेस। यानी महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो सबको पता होगा, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, कुशीनगर में हुआ था, यूपी के कुशीनगर में। 73 नंबर क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट, या नॉट पूछा है तो यहाँ पे आपको ध्यान देना, नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। यानी कि असहयोग आंदोलन के संबंध में या सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में क्या सही नहीं है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा कि आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया था। तो इसका सही आंसर है कि नहीं, ये सही नहीं है, केवल उच्च जाति और अमीरों ने भाग नहीं लिया था। तो पहला गलत हो जाएगा। मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल के चुनाव का बहिष्कार किया गया था। तो ये भी सही नहीं है। हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया। प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। तो तीसरा सही स्टेटमेंट है। तो हमें गलत बताना है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, केवल 1 और 2 सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 74 नंबर का क्वेश्चन, एक सन्यासी जो फिजी में गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र है वो है, तो वो कौन थे? ये बाबा रामचंद्र थे। तो इस तरीके का पर्सनालिटी के बारे में कुछ लिखा रहेगा और वो किस पर्सनालिटी के बारे में बताया गया है वो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ऐसा बीपीएससी स्टार्ट किया है ट्रेंड। ठीक है, 75 नंबर क्वेश्चन है, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? तो आपको पता है कि 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही ईजी है, महात्मा गांधी ऑल इंडिया हरिजन संघ बनाए थे 1932 में। ठीक है, 76 नंबर का क्वेश्चन है, 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री इटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? तो ये कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? जून 1948। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 77 नंबर क्वेश्चन है, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बिहार रिलेटेड अब क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। तो श्री कृष्ण सिंह किए थे। 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल का गठन हुआ था, जो कि ऑल इंडिया लेवल पे था। ठीक है, वो कौन किए थे? वो CR दास और मोतीलाल नेहरू किए थे। जबकि बिहार में जो स्वराज दल का गठन है वो श्री कृष्ण सिंह ने किया था। तो अगर ऑल इंडिया लेवल में बात करें तो वहाँ पे CR दास और मोतीलाल नेहरू हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 78 नंबर का क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध जिस कर का विरोध करने का विकल्प चुना था वो क्या था? तो इसमें कोई भी हाथी विकास मलबा ऐसा कोई कर नहीं था। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि जब नमक सत्याग्रह हो रहा था तो उस समय जो जिस कर का विरोध कर रहे थे वो कर कौन सा था? वो था चौकीदारी कर न देने का। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। और आपको बताना है कि बिहार में नमक सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 79 क्या है कि श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? तो आपको पता है 1937 में चुनाव हुआ था, तो 1938 में क्या हुआ था कि इस्तीफा ये लोग दे दिए थे। तो किस कारण से दिए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन की चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी। तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान किसने बचाई थी? तो वो थे बत्तख मियाँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बत्तख मियाँ। 81 नंबर क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो 1920 और 22 के दौरान कौन थे? तो वो थे स्वामी विद्यानंद, जो कि दरभंगा से लीड किए थे किसान आंदोलन को। ठीक है, ऑल इंडिया किसान सभा का गठन कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। 82 नंबर का क्वेश्चन है,
प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किस दौरान अपनाए गए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाल विभाजन के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 83 नंबर क्वेश्चन। 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? तो आपको पता है 1906 का जो INC का जो अधिवेशन हुआ था उसमें कौन थे तो उस समय थे दादा भाई नौरोजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 83 का बी। ठीक है, 84 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्य कश्मीर निजाम के हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था, उसका नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रजामंडल आंदोलन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, 84 का बी। 85 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, 86 नंबर का क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो पहली जो बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी वो थी राजगीर में। तो पहला राजगीर में हुआ था, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्रा में और चौथा कश्मीर में हुआ था। ठीक है, 87 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो सबसे बड़े पैमाने पे सबसे पहले कौन किए थे गोल्ड कॉइन का प्रचलन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 87 नंबर क्वेश्चन का बीमा कटफिशिस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 88 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमने के कारण सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट बताए थे। ठीक है, 89 नंबर क्वेश्चन है, सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध मठ की स्थापना की और उसके रख रखाव के लिए अपने राजू द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना किए थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बालपुत्र देव। ठीक है, 89 नंबर क्वेश्चन। 90 नंबर क्वेश्चन है, पेरिप्लस ऑफ द इरेथ्रियन सी किसने लिखा है? तो ये जो बुक है पेरिप्लस ऑफ द इरेथ्रियन सी, इसका जो राइटर है वो अज्ञात है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई। 91 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के आक्रमण का सबसे पहला विवरण प्राप्त होता है? तो सबसे पहला विवरण जो प्राप्त होता है वो तबकात ए नासिरी से प्राप्त होता है। तो तबकात ए नासिरी के रचनाकार कौन है? तो मिनहाज उज सिराज है। ठीक है, तो आप राइटर और बुक इन दोनों के बारे में, जो फेमस बुक और राइटर है इनके बारे में अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 92 नंबर का क्वेश्चन, किस सुल्तान ने राजस्व के रूप में माप के बाद भूमि पर आधी फसल की मांग की थी? तो ये कौन सा सुल्तान था? ये था अलाउद्दीन खिलजी, जो कि 50% राजस्व कर दिया था। ठीक है, 93 नंबर का क्वेश्चन है कि शेख वहादुद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से संबंधित है? तो इनका कौन सा संप्रदाय था? सुहारवर्दी संप्रदाय से रिलेटेड थे शेख बहाउद्दीन जकारिया। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 94 नंबर का क्वेश्चन, यह कथन किसका है कि अकबर के समय में इलाहाबाद में 40 खंभों वाला महल बनाने के लिए 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विलियम फिंच। विलियम फिंच ये ऐसा बात कहा था कि अकबर के समय 40 खंभा वाला महल बनाने के लिए 5000 से 20,000 लोग 40 साल तक काम किए थे। ठीक है, 95 नंबर का क्वेश्चन है, किस सुल्तान को कश्मीर का अकबर कहा जाता है? तो किस सुल्तान को कहा जाता है? सुल्तान जैनुल आबिदीन को कहा जाता है कश्मीर का अकबर। 96 नंबर का क्वेश्चन है कि फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो इसका सही आंसर है हाजी सराई तुल्ला। ठीक है, फिर 97 है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? बहुत इजी क्वेश्चन है, इनके जो राइटर है वो है दादा भाई नौरोजी। ठीक है, 98 नंबर का क्वेश्चन है कि बंगाल काश्तकारी अधिनियम द्वारा बंगाल और बिहार में भूमि पर काश्तकारों के अधिकारों को कब मान्यता दी गई थी? तो ये 1885 में मान्यता मिला था, इसे ही हम लोग बंगाल टेनेंसी एक्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, 99 नंबर का क्वेश्चन है कि बिहार कब भारत में स्वतंत्र प्रदेश बना? तो कब बना स्वतंत्र प्रदेश? 1912 में। 1912 के समय बिहार उड़ीसा एक साथ था। ठीक है, बिहार उड़ीसा से कब अलग हुआ है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, 100 नंबर का क्वेश्चन है कि गांधी जी को चंपारण आमंत्रित किसने किया था? तो ये कौन आमंत्रित किए थे? राजकुमार शुक्ल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, राजकुमार शुक्ल।
और गांधी जी 10 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुंचे थे और इनके प्रयासों से जो क्या हुआ था, अंग्रेज द्वारा जो 3 कठिया पद्धति चलाया गया था। 3 कठिया पद्धति क्या होता है? 3/20। बीपीएससी में क्वेश्चन एक बार पूछ लिया गया है, 3 कठिया पद्धति किससे संबंधित है? 1/20, 2/20, 3/20। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 101 नंबर का क्वेश्चन है कि 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने फहराया था? तो किसने फहराया था? ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, 102 नंबर का क्वेश्चन है बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब बनाई गई थी? तो इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो 1931 में हुआ था। ठीक है, तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? वो थे आचार्य नरेंद्र देव और सचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसका जो इस पार्टी के गठन में गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्र, इन लोगों का भी बहुत ही योगदान था। तो गठन हुआ था 1931 में, लेकिन औपचारिक रूप से अगर स्थापना पूछे बिहार सोशलिस्ट पार्टी का तो इसका आंसर हो जाएगा 1934। ठीक है, तो 1934 के स्थापना के बाद जो अध्यक्ष बने थे नरेंद्र देव बने थे और सचिव जयप्रकाश नारायण। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आपको। 103 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ई, क्योंकि जो कांग्रेस मंत्री सभा, पहला कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किए थे वो थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। इसलिए ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि जो पहला कांग्रेस कैबिनेट बना था उसमें जो स्पीकर बने थे वो कौन थे और उसमें डिप्टी स्पीकर जो बने थे वो कौन थे। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन के बाद हम आपको उसका आंसर बताते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 104 है कि पैंजिया से टूटे हुए, यानी कि अब ज्योग्राफी स्टार्ट हो गया है तो जल्दी जल्दी हम लोग ज्योग्राफी कंप्लीट कर लेते हैं। पैंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? तो आपको पता है कि क्या कहते हैं? गोंडवाना लैंड कहते हैं। ठीक है, 105 नंबर का क्वेश्चन है कि आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। ठीक, बिहार में कांग्रेस कैबिनेट के जो पहले स्पीकर थे वो थे राम दयालु सिंह और पहले डिप्टी स्पीकर थे वो थे अब्दुल बारी। ठीक है, 105 नंबर का क्वेश्चन हो गया था, इसका सही आंसर था नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, 106 नंबर का क्वेश्चन, क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इट्स एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर, यानी औसत ऊंचाई इसका 13 किलोमीटर है। बाकी गलत है, अपर मोस्ट नहीं है, ये सबसे लोअर मोस्ट है। ठीक है, लोएस्ट लेयर है। द टेम्परेचर ऑफ दिस लेयर इंक्रीजेज विथ हाइट, तो बिल्कुल गलत है, इसलिए इसका सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 107 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौना लोआ। ठीक है, मौना लोआ ज्वालामुखी। तो आपको बताना है कि मौना लोआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। 108 नंबर का क्वेश्चन है, अटोक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा काबुल नदी से जुड़ती है। ठीक है, 109 नंबर क्वेश्चन है कि वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? तो इस जो वातावरण है वो गर्म होता है वो दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण से, यानी कि लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के कारण गर्म होता है। ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा। 110 नंबर का क्वेश्चन है कि म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि त्रिपुरा नहीं मिलता है, तो त्रिपुरा जैसे ही काटिएगा तो ये भी खत्म हो जाएगा और असम भी नहीं मिलता है। यहाँ पे असम है चंक पॉइंट, असम भी नहीं होगा, त्रिपुरा भी नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो ये मैप के थ्रू आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 111 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है जिसमें ज्वालामुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, यानी मन्नार खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। तो आपको तीनों ऑप्शन में देखिए बायोस्फीयर रिजर्व ही दिख रहा है, लेकिन इसमें कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पूछा है वो बताना था। ठीक है, 112 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुप्रचारित वन्य जीव अभियान है जिसे 1973 में शुरू किया गया था? तो 1973 का कौन सा प्रोजेक्ट है, कौन सा अभियान है जो कि बहुत ही फेमस है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है? तो ये है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 बहुत ही वेल नोन वाइल्ड लाइफ कैंपेन है वर्ल्ड का। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1973 में स्टार्ट हुआ था। और जो
अभी जो प्रेजेंट में कितना टाइगर रिजर्व है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि प्रेजेंट में अभी इंडिया में कितना टाइगर रिजर्व है। ठीक है, 113 नंबर का क्वेश्चन है कि कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार को किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में रखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा CWG। CWG कोपेन का जो वर्गीकरण हुआ है उसमें बिहार और यूपी को CWG कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, 114 नंबर का क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील या किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है। यानी पूछ रहा है कि भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितना दूर तक फैला हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि 12 समुद्री मील यानी कि 12 नॉटिकल माइल अबाउट 21.9 किलोमीटर। तो अगर पूछ दे कि 12 नॉटिकल माइल में कितना किलोमीटर होता है तो वो होता है 21.9 किलोमीटर। 12 नॉटिकल माइल फैला हुआ है। 116 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयला के भंडार से समृद्ध है? तो पहला है ऑप्शन महानदी नदी घाटी, दामोदर नदी घाटी, सोन नदी घाटी। तो ये तीनों फेमस है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। नेक्स्ट है आपका 116 नंबर क्वेश्चन कि भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक, नेक्स्ट है आपका कि ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैंगो सावर। तो जो लेट समर प्री मानसून है तो उसे कोस्टल एरिया केरला और कर्नाटका वाला एरिया में, ठीक है, तो इस बार इसको कौन सा नाम से जानते हैं? तो मैंगो सावर। जैसे बंगाल में इसी मानसून वर्षा का नाम काल वैसाखी है। ठीक है, कर्नाटक में इसे कॉफ़ी वर्षा या चेरी ब्लॉसम कहते हैं। तो हर एरिया का अपना अपना एक नाम है। तो इस तरीके से केरला और कर्नाटक का तटीय क्षेत्र में जो प्री मानसून बारिश होगा उसे हम लोग मैंगो सावर कहेंगे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 118 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? इसमें सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम सीमा लगता है बिहार का वो यूपी और झारखंड से लगता है, इसलिए इसका ऑप्शन जो हो जाएगा 118 का वो हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 119 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? ये 68 बीपीएससी का डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा अम्मापल्ली रेलवे स्टेशन का। 120 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि रोहतास में पाइराइट का सर्वाधिक भंडारण है, तो सही बात है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर है कि चूना पत्थर कैमूर, मुंगेर एवं रोहतास जिलों में पाया जाता है, तो ये भी सही है। जमुई जिलों में सोने के भंडार पाए गए हैं, तो बिल्कुल सही है, पाए जाते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा तो ये सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक जो है वो सही है। ठीक है, 121 नंबर का क्वेश्चन है बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है? तो किन नदियों के संगम से बनती है? वो बनती है मोहाना और लीलाजन नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फल्गु नदी जो बनता है वो दो नदी के मिलने से बनता है। 122 नंबर का क्वेश्चन है आपका बिहार में निम्नलिखित में किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठाकुरगंज। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बिहार में निम्नलिखित जिलों का आरोही तस्कीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 2011 के अनुसार सही क्रम चुनिए। तो सेंसस जो 2011 है, जनगणना 2011 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे ज़्यादा जो 10 की वृद्धि हुआ था वो मधेपुरा में हुआ था, देन किशनगंज, देन सीवान। आप बताइए कि 10 की वृद्धि कितना % हुआ था? 2001 से 2011 के बीच में कितना जनसंख्या बढ़ा था? इसका सही आंसर हो जाएगा 25.42। ठीक है, 25.42% वृद्धि हुआ था। ठीक है, 124 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है यानी कि डोमिनेंस है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनाज आधारित उद्योग। 125 नंबर का क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज नोन एज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट? हिंदी में देखिए
किस तरह की बेरोजगारी छंद बेरोजगारी के रूप में जानी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहां आवश्यकता से अधिक लोगों को रोजगार दिया जाता है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वैसा अनएम्प्लॉयमेंट होता है जहाँ पे ज़रूरत, जैसे एक प्लॉट है उसमें 4 लोग मिलके अगर खेती करेंगे तो प्रोडक्शन उतना ही होगा जितना उसमें 8 लोग मिलके करेंगे। तो यानी कि जहाँ आवश्यकता से अधिक लोगों को रोजगार दिया जा रहा है वही डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, 126 नंबर का क्वेश्चन है कि महालनोबिस भारी उद्योग विकास मॉडल के विपरीत प्रस्तावित मजदूरी माल विकास मॉडल के मुख्य लेखक थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर ब्रह्मानंद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 127 क्या है कि जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। तो सही कथन, ये बिहार में सड़क संपर्क के विकास के लिए तो बिल्कुल नहीं, ये भारत के महाराष्ट्र राज्य के लिए तो बिल्कुल नहीं, ये क्या है, ये उत्तर सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए तो सही है। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इंग्लिश में देखिए, तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है, नॉर्दर्न जो एरिया है, बॉर्डर विलेज है, नॉर्दर्न बॉर्डर में जो बॉर्डर विलेज है उनके डेवलपमेंट के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 128 की भंडारी समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 128 का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत पूछ रहा है? तो पहला, जल निकायों की मरम्मत और नवीनीकरण, कुओं का निर्माण, जल वृत्तों के पुनर्भरण में वृद्धि। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुओं का निर्माण के बारे में नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे गलत बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 130 क्वेश्चन है, मुद्रा का मूल्य या मुद्रा की क्रय शक्ति बदलती है, द वैल्यू ऑफ मनी और द परचेजिंग पावर ऑफ द मनी चेंज। तो कब बदलता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्राइस लेवल, यानी कि जब प्राइस बढ़ेगा तो आपका परचेजिंग पावर यानी कि सामान खरीदने की जो शक्ति वो घट जाएगी, और जब प्राइस घटेगा तो परचेजिंग पावर आपका बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होगा। ठीक है, 131 का क्वेश्चन नंबर है, भारतीय रिजर्व बैंक का कौन सा विभाग करेंसी नोट जारी करने हेतु जिम्मेदार है? विच डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई रिस्पॉन्सिबल फॉर इश्यूइंग करेंसी नोट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इश्यूइंग डिपार्टमेंट। ठीक है, 132 क्वेश्चन है कि गिल्ट एज्ड मार्केट मीन्स, गिल्ट एंड बाजार का मतलब क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट। ठीक है, 133 क्वेश्चन है कि भारत में पहली औद्योगिक नीति फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब आया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 अप्रैल 1948 में आया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 134 है, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो सबसे पुराना क्या है? खड़गपुर पहाड़ी है। खड़गपुर पहाड़ी जो है वो धारवाड़ रीजन से रिलेट करता है, जबकि रोहतास का पठार है वो विंध्यन रीजन से रिलेट करता है। ठीक है, 135 नंबर का क्वेश्चन है कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो कैसी मिट्टी पाई जाती है? प्रायः नवीन जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण ये सब नॉर्थ बिहार का पार्ट है। नॉर्थ बिहार में आपको पता है बहुत सारी नदियाँ हैं, जिसके कारण प्राय बाढ़ आते ही रहता है, जिसके कारण वहाँ पे नवीन जलोढ़ मिट्टी का ही बहुलता पाया जाता है। ठीक है, 136 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? तो बिहार में कौन सा स्थित है? वो है अनुपम झील। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 137 नंबर का क्वेश्चन है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम क्या था? तो उसका नाम था हुंकार। तो 137 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हुंकार। 138 क्वेश्चन है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी सहजानंद सरस्वती ही थे जो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 139, भारतीय जनगणना 2011, देखिए यहाँ पे भी सेंसस से क्वेश्चन पूछ लिया गया है के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 918। 140 नंबर का क्वेश्चन है कि बिहार में निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो कौन सा जो डिस्ट्रिक्ट है वो नेपाल के साथ
बॉर्डर शेयर नहीं करता है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। क्योंकि आपको पता है कि मधुबनी भी इस बॉर्डर शेयर करता है नेपाल के साथ, किशनगंज भी करता है और सीतामढ़ी भी करता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पूछा नहीं करता है। तो इस तरीके से 140 क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है। 140 नंबर क्वेश्चन के बाद आपका 10 क्वेश्चन मैथ्स का रहता है, ठीक है, तो 141 से लेके 150 तक आपका मैथ्स है। तो अगर आप चाहते हैं कि सॉल्व कर ले तो 1 बाय 1 आप स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पे अगर सॉल्व करने लगेंगे तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।